हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अकेडसेंट्रिक। तो आज इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के जेई मेंस के क्वेश्चंस जो कि इन चैप्टर्स से पूछे गए हैं। तो एक जेई एस्पिरेंट के लिए क्यों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को देख के ही हमको आइडिया लगेगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कौन से ट्रिक्स या किस तरह के मेथड्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम शॉर्टेस्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। राइट, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। एक पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है और उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दे रखा है। राइट, और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। राइट, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स या फिर हम बोले जर्क या फिर इसको हम बोल सकते हैं झटका। जब भी एक लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स किसी भी एक बॉडी पे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है तो उस बॉडी को एक क्या मिलता है, इम्पल्स मिलता है। और उस इम्पल्स की वजह से, उस झटके की वजह से उस बॉडी का वेलोसिटी बदल सकता है। राइट, उसका स्पीड बदल सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल सकता है, ये सब चीज़ें बदल जाती है। तो ध्यान से देखो। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी, सभी लोग जानते हैं। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को, तो यू विल रियलाइज कि हर 2 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी बदल रहा है। राइट, तो अगर हम बात करें कि जीरो से 2 सेकंड की बात करें तो पार्टिकल का देखिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, स्लोप अगर चेक करें 2/2 तो ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड। तो 0 से 2 में पार्टिकल का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स की बात करें, 2 to 4 सेकंड की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो कि 2 to 4 सेकंड में पार्टिकल का जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप है दैट इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, माइनस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है स्लोप का, 1 ही है, 1 मीटर पर सेकंड। राइट, और अगले 2 में जब आप बात करेंगे 4 to 6 में तो आपको पता चलेगा कि फिर से पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है, मतलब कितनी, 1 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल पहले 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, फिर 2 सेकंड बाद में 1 मीटर पर सेकंड से वापस लेफ्ट में आ रहा है, फिर राइट में जा रहा है, फिर लेफ्ट में आ रहा है, हर 2 सेकंड के इंटरवल के बाद। क्यों हो रहा है ऐसा? डेफिनेटली उसको एक झटका मिला है, उसको जर्क मिला है, उसको इम्पल्स मिला है, उसकी वजह से वो अपना डायरेक्शन बदल रहा है। और इम्पल्स का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्मूला, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सभी लोग जानते हैं। राइट, तो यहां देखो कि पार्टिकल का, अगर मैं बोलूं कि इनिशियली पार्टिकल राइट में जा रहा था, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो डेल्टा पी इज बेसिकली व्हाट, डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, तो पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो रहा है हर इम्पल्स से पहले, ध्यान से देखो। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा राइट हैंड साइड में वेलोसिटी, मतलब आई कैप ले सकते हो आप इसको, और मास दे रखा है 0.4 kg। तो इनिशियल मोमेंटम इज मास 0.4 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज +1, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप में है। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जस्ट आफ्टर द इम्पल्स, जैसे ही उसको वो झटका लगा, मतलब 2 to 4 सेकंड में, जस्ट 2 सेकंड पे उसको झटका लग रहा है, तो 2 to 4 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1। राइट, इन दोनों को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा कि ऑलरेडी फाइनल लीनियर मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस 0.4 एंड देन माइनस एक और हो गया हमारा 0.4, सो द आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 0.8। राइट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। नेगेटिव साइन की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव नहीं दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज 0.8 न्यूटन सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी द इम्पल्स ऑफर्ड टू दिस पार्टिकल, जिसका हमें ये एक्सटी ग्राफ दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए 2 इंक्लाइंड फिक्स्ड सरफेस दे रखे हैं और दोनों ही फ्रिक्शनलेस है। एक पे ए है, एक पे बी है, और दोनों के एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस दे रखे हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, और इनमें पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो सभी को पता है कि जब भी कोई फिक्स्ड इंक्लाइंड सरफेस से एक बॉडी को हम टॉप से रिलीज करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका एफबीडी हम बना सकते हैं। एफबीडी में हमेशा एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे, और जो ये अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस वाला फोर्स होता है सिर्फ वही हमें एक्सेलरेशन देता है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस वाला जो है उसको कौन बैलेंस करता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बताओ कि वो जो अलोंग द इंक्लाइंड वाला फोर्स होगा उसकी वजह से इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस क्या होगा, अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, ध्यान से देखिए, ये जो बी है इसका तो हो जाएगा g sin 30 डिग्री। राइट, इसका हो जाएगा g sin 30 डिग्री, और ये जो a है इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस होगा g sin 60 डिग्री। ठीक है,
तो ये तो एक्सेलरेशन आया अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, बट पूछा जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। तो कंपोनेंट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये जो g sin 60 है, इसका अगर मैं एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लूँ वर्टिकल और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स दोनों के। तो कितने हो जाएंगे ये, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा g sin 30 डिग्री का भी cos 60 डिग्री, राइट। और इसको बात करेंगे हम, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा g sin 60 डिग्री का cos 30 डिग्री, ठीक है, ये होने वाले हैं। तो इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ a इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ b इन वर्टिकल डायरेक्शन। दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लीजिए क्या क्या आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ a तो आ रहा है g sin 60 होता है हमारा कितना, √3/2, और cos 30 जो है वो भी हो जाएगा कितना, √3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, ये आएगा 3/4g, राइट। और एक्सेलरेशन ऑफ b जो हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा है, ये g एंड sin 30 हो जाएगा 1/2 और cos 60 भी हो जाएगा 1/2। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी g/4। तो जब दो पार्टिकल्स के वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हैं, एक का 3g/4 और एक का g/4, सो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b, सभी जानते हैं ये चीज़। तो ये आ जाएगा कितना, 3g/4 माइनस g/4, तो कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी g/2, बट कौन सा डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो g/2 मतलब कितना, g का वैल्यू अगर 9.8 लेते हैं तो आंसर वुड बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। देखो इस क्वेश्चन में काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनको दिखता है कि ऑप्शन 0 भी है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार दोनों के दोनों पार्टिकल्स ही नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है, इसका भी जी इसका भी जी, तो आंसर शुड बी 0, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का भी रोल है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी अप अ इंक्लाइंड प्लेन इज F1। किसी भी बॉडी को एक ऊपर पुश करने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की जरूरत है, F1 की जरूरत है, और उसी बॉडी को मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग डाउन, नीचे जब वो स्लिप कर रहा होगा तो उससे बचाने के लिए F2 फोर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे F1 और F2 का रेशो पूछा गया है और बोल दिया गया है कि tan थीटा जो है वो 2 म्यू है, ठीक है। तो देखिए दो अगर हम इंक्लाइंड सरफेस बनाए, यहाँ पे दो इंक्लाइंड सरफेस बनाए, सेम ही है वो, लेट्स से कि इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, इसका भी थीटा है। तो एक बार तो क्या होगा कि कोई एक बॉडी है, लेट्स से कि इसका मास कुछ m है, तो इस m को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए, राइट। तो ऊपर की तरफ जाए तो उसके लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि नीचे की तरफ क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, पहले हमें वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, तो ध्यान से देखिए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली अलोंग द इंक्लाइंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। तो इस वाले फर्स्ट वाले केस में जब ये बॉडी ऊपर की तरफ जाना चाहती है तब इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन जो है वो कितना होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ क्या होने वाला है, अगर mg लग रहा है ऐसा तो इसका एक तो जो mg का कंपोनेंट होगा वो इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर लग रहा है विच इज़ mg cos थीटा, और एक यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा है n। तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल जो है वो कितना आ जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय mg cos थीटा, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल, ठीक है। तो अब इसको ऊपर की तरफ जस्ट हम पुश करना चाहते हैं, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है F1। तो इसका मतलब जस्ट व्हेन दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो उस वक्त क्या मैं ये फोर्सेस बैलेंस कर सकता हूँ, क्या जो F1 होगा वो किस किस को बैलेंस कर रहा होगा, mg sin थीटा को, और साथ में फ्रिक्शन भी उसको ऊपर जाने से रोक रहा होगा, राइट। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, और फ्रिक्शन भी लिमिटिंग लगेगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा तभी तो मुझे ये फोर्स भी मिनिमम लगेगा कि एटलीस्ट इतना फोर्स तो चाहिए जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करवा पाए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया हमारा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन,
दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखिए सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है कि अब ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लाइड होने की है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी ब्लॉक को अगर हम इंक्लाइंड सरफेस पर रख देंगे और उसे छोड़ेंगे तो वो इंक्लाइंड सरफेस नीचे की तरफ जाना चाहेगा। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट इनफ नहीं है उसको रोकने के लिए, तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि फ्रिक्शन अकेला सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है mg के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट है इस तरफ विच इज mg sin थीटा और एक कंपोनेंट लग रहा है इस तरफ विच इज mg cos थीटा, राइट। और फ्रिक्शन भी अपना काम कर रहा है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। नॉर्मल इधर लगी गया है, नॉर्मल mg cos थीटा के इक्वल है, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, राइट। लेकिन ये अकेला इसको नहीं रोक पा रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड होने से इसको रोक नहीं पा रहा है, तो और एक और फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें दे रखा है F2। तो ध्यान से देखिए कि F2 अगर इसे जस्ट रोक लेता है तो क्या F2 प्लस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। तो क्या सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगी F2 प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन देखिए कितना है, फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा एंड दैट वुड बैलेंस mg sin थीटा, ये बैलेंस कर रहा होगा mg sin थीटा को। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करें इनको। तो F1 अपॉन F2 का रेशियो ही हमको चाहिए, तो F1 अपॉन F2 कर देते हैं। F1 अपॉन F2 करेंगे तो ध्यान से देखिए F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये था F1। और F2 क्या था, F2 था mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, करेक्ट। ये माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर कि F2 प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब F2 क्या हो जाएगा, उसको उधर साइड में भेजो राइट में, तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा ये आने वाला है। और साथ में हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू, उसे भी हमको यूटिलाइज करना है। तो क्यों ना mg ये तो हमने कॉमन लेके कट कर दिया, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमने क्या कॉमन ले लिया है, cos थीटा को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बच जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया है ऊपर से, यहाँ से मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया है, राइट। और नीचे से भी एक cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ नीचे बन जाएगा साइन बाय कॉस अगेन tan थीटा माइनस म्यू, राइट। cos थीटा से cos थीटा कट हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू गिवन है 2 म्यू, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 म्यू प्लस म्यू, राइट। और नीचे हो जाएगा 2 म्यू माइनस म्यू, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 म्यू अपॉन म्यू विच इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 3। दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्शन 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ बोला जा रहा है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट K है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और दोनों पार्ट्स के लेंथ का रेशियो जो है वो क्या है 2:3 है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक स्प्रिंग होती है तो उसके अंदर Kx इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट थिंग, राइट। तो कोई भी एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमको K दे रखा है और लेट्स से कि इसका इनिशियल लेंथ कुछ L आ जाता है, राइट। तो अब अपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट यहाँ पे है, दूसरा पार्ट यहाँ पे है। दिस वन इज स्प्रिंग A, दिस वन इज स्प्रिंग B, और इनके जो लेंथ दे रखे हैं LA और LB, इन दोनों का रेशियो हमको दे रखा है 2:3, राइट। तो KL इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट थिंग। तो यहाँ देखिए कि अगर मैं इसका देखता हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता है कुछ KA और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाता है आफ्टर कटिंग KB, तो कैन आई से कि KA मल्टीप्लाइड बाय LA इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाय LB शुड बी इक्वल टू द इनिशियल वन विच इज K मल्टीप्लाइड बाय L। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आता है, KA इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन LA। लेकिन ये जो LA है ये क्या होगा, बेसिकली इस L लेंथ को हमने 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखिए कि LA इज गोइंग टू बी 2/5 टाइम्स द टोटल लेंथ। तो यहाँ डाल दीजिए इस चीज़ को, वी विल गेट द आंसर। तो K मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन 2L बाय 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, L से L कट हो गया। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 5K बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर सेकेंड वन, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उस पर कुछ एक फोर्स लग रहा है जो कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम के साथ बदल रहा है, और पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट t = 0।
ठीक है, तो बोला जा रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से, वो हमको बताना है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ हम सबको पता ही है कि किसी भी बॉडी पे कभी भी कोई फोर्स लग रहा हो, नेट फोर्स लग रहा हो, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को विच इज एफ नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। और जो a होता है एक्सेलरेशन, दैट कैन बी रिटन एज मास मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dt, राइट। एक्सेलरेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो एक काम कीजिए, dt को इधर लाइए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा डिफिकल्ट है तो लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, इसका आंसर कैसे करें, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए एफ नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी डी टी, राइट। अब यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ बस इंटीग्रेट करना है। और हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है और रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी भी 0 होगी। और किसी टाइम t पे मान लीजिए वेलोसिटी कुछ v है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा mv और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, एफ नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी जो है उसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा। और एक माइनस बी से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे और इसका लिमिट भी लगा देंगे 0 से लेके t तक। तो लिमिट लगाने के बाद देखिए क्या मिलता है, mv इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन बी ई रेज टू द पावर माइनस बी टी एंड माइनस ई रेज टू द पावर 0 इज़ 1, राइट। ये कुछ होने वाला है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, m से डिवाइड कर दीजिए और माइनस साइन को अंदर भेज दीजिए। तो एफ नॉट अपॉन एम बी, एफ नॉट अपॉन एम बी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बी टी, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हमको एक वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इन चारों को जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखिए कि t इक्वल टू 0 पे चेक करो, सबसे पहले ग्राफ को चेक कर लो, क्योंकि ये देखो इसको प्लॉट करना पड़ेगा। ध्यान से चेक करो, एंड वैल्यूज पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पे चेक करो कि t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वही मुझे सबसे सही तरीका लग रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे जब हम चेक करते हैं तो e रेज टू द पावर 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो चारों ही ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। And when I put t equal to infinity in this expression, तो you will see कि e raised to the power minus infinity is 0, तो t equal to infinity पे जो velocity की वैल्यू आ रही है वो है f नॉट अपॉन एम बी, जो कि मुझे इन चारों में से नजर आ रही है ओनली यहाँ पे। इन दो में तो 0 हो रही है और इन दोनों में, एक में f नॉट बी अपॉन m, एक में f नॉट अपॉन एम बी। हमारा आंसर ये है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो कार हैं जिनका मासेस हैं m1 एंड m2 और वो दोनों ही सर्कल में मूव कर रही है। एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, ठीक है। देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम, ठीक है। तो एक जो है वो किसी r1 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, एक किसी r2 रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है और उनका स्पीड कुछ इस तरह से है कि दोनों सेम टाइम में ही सर्कल जो है पूरा कर रहे हैं। तो मान लो कि इस केस में v1 है, इस केस में कुछ v2 है, तो सेम टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द स्पीड शुड बी सेम। तो यहाँ पे इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 2 पाई r1 और यहाँ पे होगा 2 पाई r2। यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ पे स्पीड है v2 और ये दोनों सेम होने चाहिए। इफ दिस वन इज t देन दिस वन शुड आल्सो बी t, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो वी विल सी कि 2 पाई कट जाएगा, r1 अपॉन v1 विल बी इक्वल टू r2 अपॉन v2, ये हमको मिलने वाला है। चलिए और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मासेस m1 m2 है। तो पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन से टॉपिक में पढ़ा था आप लोगों ने, सर्कुलर मोशन। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर अपॉन r। पार्टिकल जिस स्पीड से उस सर्कल में ट्रैवल कर रहा होता है दैट स्क्वायर, उस स्पीड का स्क्वायर अपॉन द रेडियस। तो centripetal acceleration in this first case upon centripetal acceleration in the second case, so that is going to be v1 square upon r1 and whole upon v2 square upon r2। centripetal in first case, centripetal in second case। तो ध्यान से देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा this is going to be v1 upon v2 का whole square and multiplied by r2 upon r1। तो यहाँ से v1 upon v2 कितना आ रहा है चेक कर लो। तो यहाँ से v1 upon v2 हम चेक करते हैं तो ये आ रहा है r1 upon r2 और ये r1 upon r2 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ध्यान से देखो ये होगा r1 upon r2 का होल स्क्वायर। तो एक r1 और एक r2 कट जाएगा तो क्या सिंपली r1 upon r2 ही रह जाएगा।
दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो R1/R2 शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 2, राइट। आसान सा है, सिंपल लॉजिक लगाया हमने किसका, सर्कुलर मोशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इट इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस विद अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दे दिया है y इज इक्वल टू x³/6। ऐसे क्वेश्चंस को देख के काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार ये तो अब कुछ मैथमेटिक्स बहुत ही हाईफाई लगने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको एक स्लोप निकालना है। और आप लोगों ने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में कि स्लोप क्या होता है, dy/dx, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो उस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। तो बोला जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, मतलब ब्लॉक जो है रेस्ट पे ही पड़ा रहना चाहिए, वो स्लिप नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको y इज इक्वल टू x³/6 को अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो कुछ पता है ये इसी तरह का होने वाला है, कुछ इस तरह का ही होने वाला है ये कर्व, ठीक है। पीछे का क्या होगा हमें मतलब नहीं है उससे। तो यहाँ अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ, ध्यान से देखिए कि यहाँ इस पर्टिकुलर पे अगर हम कर्व पे एक पॉइंट लें जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस पार्टिकल को रखा हुआ है m मास का पार्टिकल। तो m मास का पार्टिकल जब यहाँ पड़ा होगा तो एक तरह से क्या मैं इसे उसी तरह से ट्रीट कर सकता हूँ जैसे हम एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखे हुए पार्टिकल को ट्रीट करते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि इंक्लाइंड सरफेस पे तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। बट मुझे अभी स्लोप जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के स्लोप में ही इंटरेस्टेड हूँ, राइट, क्योंकि पार्टिकल मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पे अगर हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक टेंजेंट हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और वो जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्लोप होगा। और वो स्लोप कितना होने वाला है, दैट स्लोप इज गोइंग टू बी tan थीटा। वो स्लोप क्या होने वाला है, tan थीटा। कैसे निकालें इस पर्टिकुलर कर्व पे स्लोप, तो इस कर्व के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, इस कर्व के लिए वी कैन फाइंड आउट dy/dx। कर्व है y इज इक्वल टू x³/6। तो इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy/dx विल बी इक्वल टू 3x²/6, दैट कैन बी रिटन एज x²/2। क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा। और ये tan थीटा क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ की हुई जो टेंजेंट है उसने जो थीटा बना रखा है उसका tan थीटा हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा हमको यहाँ से मिल गया है। फिर हम आ जाते हैं कौन से नॉलेज पे, जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखा था कि कभी भी कोई एक पार्टिकल थीटा इंक्लिनेशन वाले इंक्लाइंड सरफेस पे पड़ा होता है तो उसकी FBD आप कैसे बनाते हो। उसकी FBD में हमने देखा कि mg तो लगता है कुछ इस तरह से, इस तरफ लग जाता है कुछ mg sin थीटा, राइट, और इस तरफ लग जाता है कुछ mg cos थीटा, और यहाँ लग रहा होगा कुछ नॉर्मल। और अगर ये पार्टिकल यहीं पे पड़ा हुआ है तो किसने रोका हुआ है इसको, फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन ने रोका हुआ है इसको। और फ्रिक्शन कितना है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। तो अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या डेफिनेटली इस mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। तो mg sin थीटा वुड बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल है mg cos थीटा, ठीक है। तो mg से mg कट कर देंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे sin अपॉन cos tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू का वैल्यू क्या कुछ दे रखा है यहाँ पे, बिल्कुल दे रखा है 0.5, मतलब हाफ। तो tan थीटा का वैल्यू हाफ मुझे यहाँ से पता चल गया इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से, इसको यहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाफ का मतलब हो गया x²/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू होगा +-1, राइट। और x का वैल्यू अगर +-1 है तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पार्टिकल को मैं मैक्सिमम कितना हाइट तक रख सकता हूँ। अगर ये मेरा ग्राउंड है, इफ दिस वन इज ग्राउंड, तो इस ग्राउंड से हम इस पार्टिकल को कितने हाइट तक रख सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि इफ दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या ये डिस्टेंस जो है वो y ही होगी, राइट। ये जो हाइट है ग्राउंड से दैट इज गोइंग टू बी y। Now put this x का value +-1 in first equation, so you will get this value of y which comes out to be +-1/6। और यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज गोइंग टू बी 1/6। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देयर आर 2 ब्लॉक्स, और उन दोनों को वॉल के अगेंस्ट हम प्रेस कर रहे हैं कुछ F फोर्स लगा के।
तो बोला जा रहा है कि ये जो वॉल है, ये वॉल इस ब्लॉक बी पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, एंड ब्लॉक बी और वॉल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.15 है। तो अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यहाँ ना तो कैपिटल एफ की वैल्यू दी है, तो हम कैसे कुछ निकालेंगे, आराम से इजीली निकाल सकते हो। यू कैन अज्यूम दीज टू ब्लॉक्स एज अ सिस्टम। आप इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कीजिए। तो अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें, लेट्स से दिस वन इज़ ब्लॉक ए एंड दिस वन इज़ ब्लॉक बी, तो बेसिकली ये हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। तो इस सिस्टम का एफबीडी बना लो, नेट फोर्सेज इस सिस्टम पे क्या लग रहे होंगे उनको दिखा दो। तो इस सिस्टम पे एक फोर्स तो लग रहा होगा एफ टूवर्ड्स राइट, जो कि ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। एक कोई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा यहाँ वॉल की तरफ से एन राइट। इन दोनों के जो सेल्फ वेट लग रहे होंगे नीचे की तरफ, कितने दे रखे हैं इन दोनों के, 20 न्यूटन ए का है और 100 न्यूटन जो है वो लग रहा है हमारा बी का, राइट। और ए और बी के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरनल फोर्स, राइट। वो इंटरनल फोर्स होने वाला है, उसको हम यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा एक सिस्टम अज्यूम कर लिया है। लेकिन हाँ, वॉल जो बी पे लगा रहा होगा उस फ्रिक्शन को शो करने की ज़रूरत है, वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो इस पे नेट ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेट नीचे लगने वाला फोर्स। तो यहाँ से डायरेक्टली फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आ जाती है 20 + 100, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी 120 न्यूटन। ये हमारा आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, दिस थर्ड वन। ओके, चलिए, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हों तो हमें एक सिस्टम की तरह ट्रीट करना है, और उनके आपस में जो भी फोर्सेज होंगे वो इंटरनल फोर्सेज होंगे, उन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन है और रफ इंक्लाइंड प्लेन है। ये जो पी क्यू भी रफ है और क्यू आर भी रफ है, यूनिफॉर्मली रफ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, हाइट 2 मीटर दे रखा है। तो एक पार्टिकल को अगर हम यहाँ से रेस्ट से रिलीज करते हैं तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो पार्टिकल नीचे आता है और फिर थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टली चल के आर पे रेस्ट पे आ जाता है। तो बताना क्या है, बताना ये है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये जो क्यू आर वाला डिस्टेंस है ये कितना है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और इसमें ये बोला जा रहा है कि एनर्जी लॉस्ट बाय द पार्टिकल इन पी क्यू इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय द पार्टिकल इन क्यू आर। तो हमें यहाँ क्लियरली विजिबल है कि इसकी एनर्जी कौन खा रहा होगा, एक अकेला फ्रिक्शन ही तो है तो जो ये एनर्जी खा रहा होगा, राइट। तो इस इंक्लाइंड सरफेस पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, तो हमने देखा कि फ्रिक्शन एक्टिंग इन दिस रीजन पी क्यू, तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, विच इज गोइंग टू बी म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल कितना होगा एम जी कॉस 30 डिग्री, ये हमारा फ्रिक्शन लग रहा होगा। और अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन इस क्यू आर वाले रीजन में कितना लग रहा होगा, तो इस क्यू आर वाले रीजन में फ्रिक्शन तो सिंपली नॉर्मल हो जाएगा किसके इक्वल, एम जी के इक्वल, तो दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एम जी, राइट। सो व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस पी क्यू पार्ट, तो वो हो जाएगा दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो ये पी क्यू का लेंथ देखिए क्या होगा, सो दिस 2/pq इज इक्वल टू व्हाट, 2/pq इज इक्वल टू साइन 30। तो देखो ये वाली जो आ जाएगी, ये जो लेंथ आ जाएगी हमारी, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 2/sin 30, ठीक है। ये हमारी 2/sin 30 होगी, विच यू कैन राइट इट डाउन एज 4, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा 4 हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि म्यू एम जी कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट, विद द नेगेटिव साइन। ये तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, इतना एनर्जी लूज हुआ होगा पी क्यू में। और ध्यान से देखो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्यू आर में कितना होने वाला है। अगर मैं इस डिस्टेंस को x अज्यूम करता हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस साइन के साथ में म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय x। और ये जो दोनों लॉसेज हुए हैं ये दोनों क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, तो आप इन दोनों को इक्वेट करके डायरेक्टली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट करो, दोनों को जैसे ही हम इक्वेट करते हैं ध्यान से देखो, म्यू एम जी कॉस 30 इज √3/2 multiplied by 4, that should be equal to mu mg x। तो यहाँ से mu mg कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड x will be equal to simply 2 multiplied by √3। 2 multiplied by √3 तो कितना होगा, 2 multiplied by 1.73। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा होगा, ये मुझे इन ऑप्शंस को देख के लग रहा है 3.5, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.5 मीटर। ओके, सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ x, लेकिन ये 3.5 दो ऑप्शंस में दे रखा है, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू एज वेल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमको निकालना होगा। अब वो कैसे निकालें हम लोग, चलिए देखते हैं।
तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पी क्यू और क्यू आर में पार्टिकल आता है, पी पी भी रेस्ट पे है, आर पी भी रेस्ट पे है। तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही कम स्टेप्स में सॉल्व कर देता है। तो क्यों ना मैं पॉइंट पी और पॉइंट आर के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, राइट। और वर्क एनर्जी थ्योरम देखो क्या स्टेट करता है, ध्यान से देखिए कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये हम कहाँ लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं बिटवीन P एंड R, मतलब जो इनिशियल पोजीशन थी हमारी, जहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट से और जहाँ फाइनली पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, उन दोनों के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में लगाते हैं। और वर्क डन करने वाले कौन कौन है, ध्यान से देखिए। वर्क डन करने वाले एक तो P से Q में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, Q से R में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, और एक ग्रेविटी भी वर्क कर रही है जब वो P से Q तक आता है तब तक, राइट। तो वो तीनों के वर्क डन जो है दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हो गया वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम P टू Q प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम Q टू R, एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली भी जीरो है और माइनस इनिशियली भी जीरो है, दोनों ही जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, सीधा नीचे आ रहे हैं, कितना हाइट से आ रहे हैं, 2 मीटर से। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय mg पॉजिटिव होगा, दैट इज mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो गया 2। ओके, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको मैं डायरेक्टली इक्वल टू लिख देता हूँ वर्क डन के जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए थे। देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन पी क्यू कितना आ रहा है, म्यू एम जी कॉस 30 इंटू 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए म्यू एम जी कॉस 30 मल्टीप्लाइड बाय 4, और प्लस एक क्यू आर में कितना वर्क डन आ रहा था, क्यू आर में देखिए वर्क डन आएगा कितना, क्यू आर में वर्क डन आने वाला है म्यू एम जी एक्स, राइट। तो म्यू एम जी एक्स को भी यहाँ लिख देते हैं, म्यू एम जी एक्स, और एक्स का वैल्यू ऑलरेडी कितना आ गया है 3.5। तो यहाँ से एम जी इन तीनों को कट करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, 2 इज इक्वल टू रूट थ्री म्यू बाय 2, और ये होने वाला है प्लस 3.5 म्यू, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद में डायरेक्टली आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट म्यू एज 0.29। तो इसका फाइनल आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.29 इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड 3.5 जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस x। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एनएलएम और फ्रिक्शन के, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर।